हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर विलयन पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। और उसमें भी हम लोगों ने 3 अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पहला तो हम लोगों ने वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ा था। दूसरा जो पढ़ा था हम लोगों ने क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था। और जो तीसरा पढ़ा था हम लोगों ने अणुसंख्यक गुणधर्म में, वो हम लोगों ने पढ़ा था हिमांक में अवनमन। आज हम लोग चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे, और जो कि है किस टॉपिक के नाम से है, परासरण दाब। क्या है? परासरण दाब। आ जाइए सभी लोग, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिएगा, हम लोग आज पढ़ते हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब और प्रतिलोम परासरण, 3 टॉपिक पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले तो हमको जानना है कि परासरण क्या होता है। परासरण, ऑस्मोसिस। परासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होती है। ठीक है, तो इसमें परासरण में होता क्या है, जब किसी विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु विलयन की ओर, अर्थात तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः गति करने लगते हैं तथा समांगी विलयन बनाते हैं। यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। देखिए, परासरण क्या होता है, जब भी हम किसी विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली शब्द यहाँ पर आया हुआ है, तभी इसके बारे में आपको क्लियर कर देंगे।
ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो किसी दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों के मध्य में लगाई जाती है और जिससे केवल और केवल विलायक के अणु ही आर पार जा सकते हैं, विलेय के नहीं। ठीक है, तो ऐसी झिल्ली को हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसे आसानी से जो विलायक होता है हमारा जैसे जल है उसके अणु से आर पार आसानी से निकल जाते हैं। तो ऐसी झिल्ली को हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और इसको जो पृथक किया जाता है विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, तो जो विलायक के अणु हैं वो क्या करते हैं, विलयन की ओर, अर्थात जो विलायक होता है उसकी सांद्रता कम होती है और जो विलयन होता है उसकी सांद्रता ज्यादा होती है, तो तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः गति करने लगते हैं, अतः समांगी विलयन बनाते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी परासरण कहलाती है। अब एक्चुअली में हमको परासरण दाब पढ़ना है। हम परासरण दाब पर आने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर परासरण कितने प्रकार का होता है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, जरा सा इसका जिक्र हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर परासरण दाब जो होता है या परासरण जो होता है, सॉरी, जो परासरण की प्रक्रिया होती है, परासरण की जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। जो परासरण की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। एक तो आपकी क्या होती है, एक तो आपका होता है बाह्य परासरण, एक तो होता है आपका बाह्य परासरण जिसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। जिसको क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। देखिए बाह्य परासरण से मतलब ये होता है कि जब परासरण क्या हो, बाहर की ओर हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अंगूर को चीनी के सांद्र विलयन में डाल दें, अंगूर को चीनी के सांद्र विलयन में डाल दें तो अंगूर क्या होता है, सिकुड़ जाता है। कारण, क्योंकि अंगूर के अंदर का जो परासरण दाब होता है वो क्या होता है, कम होता है, और जो चीनी का सांद्र विलयन है उसका परासरण दाब अधिक होता है। या यूं कह लीजिए अंगूर के अंदर जो विलयन है उसका क्या है, वो तनु है, और जो चीनी का सोल्यूशन है वो कैसा है, सांद्र है। तो अंगूर के अंदर से जो भी विलायक के अणु होते हैं, यानी कि जैसे जल उसमें होगा, तो विलायक के अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी झिल्ली से, अंगूर की जो बाह्य झिल्ली होती है उससे होकर कहाँ जाते हैं, चीनी के घोल में आ जाते हैं। तो जिसके कारण अंगूर क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो उसका यही एग्जाम्पल है बाह्य परासरण में। इस प्रक्रिया में परासरण बाहर की ओर होता है, इसीलिए इसको बाह्य परासरण बोलते हैं। इसमें परासरण की प्रक्रिया जो होती है कहाँ होती है, बाहर की ओर होता है। जैसे अंगूर को चीनी के सांद्र विलयन में डालने पर यह सिकुड़ जाता है। अर्थात क्यों सिकुड़ जाता है, क्योंकि अंगूर के भीतर से विलायक, यानी कौन होगा अंगूर में विलायक, जल, विलायक के अणु
बाहर आ जाते हैं, बाहर चीनी के घोल में आ जाते हैं। ठीक है, बाहर चीनी के घोल में आ जाते हैं। जिसके कारण अंगूर क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, अंतःपरासरण। दूसरी प्रक्रिया हमारी कौन सी होती है, अंतःपरासरण, जिसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। इसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। अब ये प्रक्रिया अंतःपरासरण है। इसमें प्रक्रिया जो परासरण की होती है वो क्या होती है, अंदर की ओर होती है, भीतर की ओर होती है, बाहर से भीतर की ओर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्या करें, किशमिश, किशमिश को अगर आप प्रैक्टिकल करके देखें, किशमिश को क्या करें, जल में डाल दें, तो आप देखेंगे कुछ समय पश्चात, कुछ घंटों के बाद किशमिश क्या होती है, फूल जाती है। क्यों? क्योंकि किशमिश में क्या हुआ है, अंतःपरासरण हुआ है। जो भी जल होगा, जल की सांद्रता क्या होगी, कम, विलायक की सांद्रता कम होगी, विलायक तन होगा। और जो किशमिश के अंदर विलयन है वो कैसा होगा, सांद्र होगा। तो जो विलायक के कण होते हैं वो क्या करते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की यानी किशमिश के भीतर चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो यहाँ पर इसमें लिख लेंगे, इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में परासरण की क्रिया परासरण की क्रिया भीतर की ओर, परासरण की क्रिया भीतर की ओर होती है। जैसे जैसे किशमिश को जैसे किशमिश को जल में डालने पर, जैसे किशमिश को जल में डालने पर यह फूल जाती है। क्यों फूल जाती है, उसका कारण अभी हमने बताया है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। किशमिश फूल इसीलिए जाती है क्योंकि जो जल होता है जिसमें किशमिश को हम डालते हैं, तो जल क्या होता है, हमारा विलायक होता है। और विलायक कैसा होता है, तनु। शुद्ध जल जो होता है क्या होता है, तनु होता है। और जो किशमिश के भीतर का विलयन है कैसा है, सांद्र है। तो विलायक के कण क्या होते हैं, जल के जो अणु होंगे वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, किशमिश की ओर गति करेंगे और उसके भीतर प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण किशमिश हमारी क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो ये तरह से परासरण क्या है, और परासरण की प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न हो सकती है, एक बाह्य परासरण और एक अंतः परासरण। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसमें एक टर्म आया हुआ है अर्ध पारगम्य झिल्ली, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं परासरण दाब पर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग जल्दी से। इसमें जो टर्म आया हुआ था शब्द अर्ध पारगम्य झिल्ली, उसको देख लेंगे। कभी कभी इससे एक नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है, या प्राकृतिक या कृत्रिम या पूर्णतः पारगम्य। अर्ध पारगम्य झिल्ली के उदाहरण बताओ, तो ये आपको याद रखना रहेगा। अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SPM। एस का मतलब है सेमी, पी का मतलब परमिएबल और मेम्ब्रेन। अर्ध पारगम्य झिल्ली को शॉर्ट में SPM बोलते हैं। इसमें लिखेंगे ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा केवल
जिसके द्वारा केवल विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं, परंतु विलेय के नहीं। मतलब ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा केवल और केवल किसके, विलायक के अणु जो हैं आर पार जा सकते हैं, परंतु विलेय के नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली भी दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। कौन सी? पहली तो होती है प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली। प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली, ये जो झिल्ली होती है जानवरों से बनाई जा सकती है, या जानवरों की हो सकती है, या फिर पेड़ पौधे जो पादप आपके होते हैं उनकी हो सकती है, क्योंकि नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, प्राकृतिक रूप से पौधों और जंतुओं से ये प्राप्त होती है। और ये जो होती है पूर्णतः अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती है, क्योंकि इनसे कुछ न कुछ विलेय के अणु भी आर पार निकल जाते हैं। तो इसलिए इसको जो है पूर्णतः अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं कहा जाता है। इसमें लिख लेंगे यह पादप एवं जंतुओं से प्राप्त होती है, तथा यह पूर्णतः अर्धपारगम्य नहीं होती है। जैसे बकरे का आमाशय, अंडे की झिल्ली, किशमिश, अंगूर आदि जितने भी एग्जाम्पल हैं आप देख रहे हो पादप या जंतुओं से प्राप्त होने वाले सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो होता है कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। और ये जो कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली होती है ये पूर्णतः पारगम्य होती है, और इससे केवल और केवल विलायक के अणु ही आर पार जा सकते हैं, विलेय के नहीं। तो सबसे सुटेबल जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वो कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली होती है।
यह प्रयोगशाला में बनाई जाती है तथा पूर्णतः अर्धपारगम्य होती है। जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड। एग्जाम्पल इसका याद रखेंगे आप, 1 नंबर वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है। लेकिन ये 2 पूर्णतः अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम बताइए। तो कॉपर फेरोसाइनाइड, इसका सूत्र लिख लीजिएगा साथी में, Cu2FeCN6। ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड सूत्र लिखा हुआ है इसका Cu2 बड़े ब्रैकेट के अंदर FeCN6 और बड़ा ब्रैकेट लगा है। ठीक है, दूसरा जो एग्जांपल इसका है वो कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट, इसका भी सूत्र लिख लीजिएगा Ca3 और इसको जो है ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा PO4 का होल ट्वाइस, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फास्फेट। तो ये जो है दोनों एग्जांपल आपके सामने जो लिखे हुए हैं, एक तो एक कॉपर फेरोसाइनाइड, ये पूर्णतः अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, और ये कैल्शियम फास्फेट जो लैब में बनाया जाता है, सब लैब में बनाए जाते हैं। ये दोनों एग्जांपल जो हैं ये क्या है, पूर्णतः अर्धपारगम्य झिल्ली के एग्जांपल हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, परासरण दाब, क्योंकि ये 2 टर्म आए थे तो हमने वहां पर जिक्र कर दिया इसका। अब हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। देखेंगे परासरण दाब, हेडिंग डालेंगे परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब, देखिए अभी हम लोगों ने परासरण पढ़ा था कि जब हम क्या करते हैं, विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करते हैं तो उसमें विलायक के जो अणु होते हैं वो विलयन की ओर अर्थात तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं, स्वतः गति करते हैं और एक समांगी विलयन बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं परासरण। और इसी प्रक्रिया को, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो बाहर से दाब लगाया जाता है उसी को बोलते हैं परासरण दाब। यहाँ पर सीधी सी परिभाषा आप लिख लेंगे, ज्यादा टेढ़ी घुमा के परिभाषा नहीं, सीधी सीधी। परासरण की क्रिया को, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए बाहर से लगाया गया दाब, बाहर से लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए बाहर से लगाया गया दाब
परासरण दाब कहलाता है। अब इसी में हम लोग एक कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं वो भी देखेंगे। प्रतिलोम परासरण या इसी को जल शुद्धिकरण बोलते हैं, जल शोधन भी बोलते हैं, या जल शुद्धिकरण या जल शोधन। ठीक है, प्रतिलोम या इसी को व्युत्क्रम बोलते हैं, प्रतिलोम परासरण या जल शोधन। तो परासरण की प्रक्रिया तभी हम लोगों ने पढ़ी। अब उसका प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। जब परासरण की क्रिया उल्टा होने लगे, विपरीत दिशा में संपन्न होने लगे, तो उसी को बोलते हैं प्रतिलोम परासरण। और इस प्रक्रिया का उपयोग जो है जल को शुद्ध करने में, समुद्र के जलों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, और इस प्रक्रिया को अलवणीकरण कहते हैं, और इस प्रक्रम को जो है आरओ कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो देखिएगा इसमें, देखिएगा जब दो अलग अलग मोलर सांद्रता वाले विलयनों को एसपीएम, शार्ट में हमने लिख दिया है, एसपीएम का मतलब है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली को शार्ट में क्या बोलते हैं, एसपीएम। विलयनों को एसपीएम द्वारा पृथक किया जाता है, द्वारा पृथक किया जाता है, तो विलायक के अणु परासरण के कारण तो विलायक के अणु परासरण के कारण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः गति करने लगते हैं, स्वतः गति करने लगते हैं। किंतु अधिक सांद्रता वाले विलयन का दाब उसके परासरण दाब से अधिक कर दिया जाए तो परासरण की क्रिया
अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर तो परासरण की क्रिया अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर होने लगती है। अर्थात परासरण विपरीत दिशा में होने लगता है। इस प्रक्रिया का उपयोग खारे जल को शुद्ध करने में किया जाता है। यह प्रक्रम आरओ कहलाता है। जो आप देखते होंगे घरों में आरओ मशीन लगी रहती है और जो इम्प्योर वाटर को प्योर करती है, शुद्ध जल को शुद्ध करने का काम करती है, वो इसी सिद्धांत पर, प्रतिलोम परासरण के सिद्धांत पर ही कार्य करती है, जिसको क्या बोलते हैं, आरओ। आर का मतलब है रिवर्स, ओ का मतलब है ऑस्मोसिस। रिवर्स का मतलब उल्टा, विपरीत या व्युत्क्रम या प्रतिलोम, और ऑस्मोसिस मतलब परासरण। ये जो प्रतिलोम परासरण है इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये होता है पूरा प्रतिलोम परासरण। इस पर टिप्पणी आती है और इसमें जो है एक डायग्राम बनता है, उसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, फिर डायग्राम इसका हम ऊपर बनाए दे रहे हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में बना है डायग्राम, वो डायग्राम यहाँ पर हम बनाए दे रहे हैं। इसमें जो है यहाँ से जो है दाब लगाया जाता है बाहर से, और इसमें बीच में एक लगी है क्या आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या एसपीएम, जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। और इधर भरा है खारा जल या समुद्री जल कह लीजिए, खारा जल, ठीक है। और इधर जो है आपका है शुद्ध जल। तो ये प्रक्रिया, वैसे तो एक्चुअली में शुद्ध जल की सांद्रता कम होती है, तनु विलयन होता है, ये शांत होता है, इधर से इधर की ओर होना चाहिए, लेकिन जब हम क्या करते हैं, बाहर से दाब इतना बढ़ा देते हैं कि ये जो दाब है इसके परासरण दाब से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। और जब दाब परासरण दाब से ज्यादा हो जाएगा तो जो परासरण की क्रिया तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है वो विपरीत दिशा में होने लगेगी कि क्या, सांद्र विलयन से क्या होगी, कम सांद्र विलयन की ओर, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने लगेगी। तो ये रिवर्स होने लगेगी और ये खारा जल धीरे धीरे क्या होगा, इस अर्धपारगम्य झिल्ली से आर पार आके शुद्ध होता जाएगा और यहाँ से जो है जल को कलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है जल को कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये जो है डायग्राम आप बना सकते हैं इस प्रतिलोम परासरण में, और इतना आप लिख सकते हैं।
और इतना ही टॉपिक इसमें पढ़ना है। परासरण प्रक्रिया क्या है, इससे अर्धपारगम झिल्ली से रिलेटेड आपसे प्रश्न 1 नंबर वाले जो आपके एक नए पैटर्न पर आने लगे हैं, निश्चित उत्तरीय प्रश्न के नाम से, जो 1-1 नंबर के आते हैं। और उसमें अर्धपारगम झिल्ली आपको पता होनी चाहिए, और प्राकृतिक और कृत्रिम अर्धपारगम झिल्लियों के नाम पता होने चाहिए, बाय नेम भी पूछ सकता है। और परासरण दाब और प्रतिलोम परासरण की प्रक्रिया और कैसे जल का शोधन होता है, ये हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये जो प्रतिलोम परासरण है इसके द्वारा जल का शोधन ही होता है आरओ के द्वारा। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। फिर इसमें हम लोग अगले दिन जो पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा टॉपिक जो बच रहे हैं, 1/2 गुणांक बच रहा है, और जो भी टॉपिक हैं देखेंगे। और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के विलेन चैप्टर के आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल पर हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।